तो आइए अब चलते हैं डिराक नोटेशन की तरफ। डिराक नोटेशन को यूं डिफाइन किया जा सकता है, अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम यूजिंग एंगल ब्रैकेट्स इन हिल्बर्ट स्पेस इज कॉल्ड ब्रैकेट नोटेशन। तो इसमें बात हुई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट की। स्टेट का मतलब यहाँ पर वही वेव फंक्शन ही होगा जो किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करेगा, लेकिन इसको एक डिफरेंट वे से लिखा जाएगा। वो वे क्या है? दैट इज द यूजिंग एंगल ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर दो एंगल ब्रैकेट्स यूज होंगी जिसका इंट्रोडक्शन हम आगे देखते हैं। उसमें से एक लेफ्ट एंगल होगा और दूसरा राइट एंगल होगा। तो इस रिस्पेक्ट से इसको, इस ब्रैकेट्स को लेते हुए हम ब्रैकेट नोटेशन का भी नाम देते हैं। और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था कॉन्सेप्ट डिराक नोटेशन का? ये पाल डिराक ने 1939 में डिराक नोटेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये वेक्टर्स अगर देखे जाएं, कॉमन हम वेक्टर स्पेस की बात करें, 3 डायमेंशन की बात करें, उसके अंदर तो वेक्टर्स को ए एरोहेड, बी एरोहेड, सी एरोहेड इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर डिराक नोटेशन की बात की जाए, डिराक नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट नोटेशंस यूज़ की जाती हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि एंगल ब्रैकेट्स यूज़ की जाती है, तो यहाँ पर ये एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करके किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें साई किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट है, तो साई को कैसे लिखा गया है? इसको विद इन एन एंगल लिखा गया है, जिसके अंदर पहले हम मॉड लिखते हैं, फिर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट का साइन सिंबल लिखते हैं, देन ये एक एंगल यहाँ पर लिखा जाता है। ये जो एंगल राइट साइड पे होगा इसको रेंगल का नाम दिया जाएगा। और इसी तरह से फाई रेंगल, और इसी तरह से फिर चाई रेंगल एंड सो ऑन। ये डिफरेंट इसकी नोटेशंस हैं। और इसके अंदर दो तरह की नोटेशन होगी जो अभी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसमें जो पहली नोटेशन है वो है कैट। अब कैट नोटेशन क्या है? कैट नोटेशन किसी भी हिल्बर्ट स्पेस, ऐसी हिल्बर्ट स्पेस जो कि एन डायमेंशनल है, उसके एलिमेंट को शो करने के लिए लिखी जाती है। सो द नोटेशन यूज्ड फॉर अ वेक्टर साई, साई क्या है? दैट इज एन एलिमेंट ऑफ एन डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस, उसको कैट वेक्टर या कैट का नाम दिया जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय साई कैट। जैसे कि अभी हमने डिफरेंट नोटेशंस लिखे थे कैट वेक्टर के लिए, साई, फाई एंड चाई। तो ये कैट नोटेशन है साई के लिए। तो कैट वेक्टर जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है डिफरेंट एलिमेंट्स का। अब अगर इस इक्वेशन के अंदर देखा जाए तो साई जो कैट है दैट इज इक्वल टू समीशन साई आई कैट, वेयर एन आई इज फ्रॉम 1 to n। अब इसके अंदर साई आई क्या चीज़ है? साई आई इस वेक्टर स्पेस हिल्बर्ट स्पेस के बेसिस हैं। तो इस कैट वेक्टर को मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। मैट्रिक्स की फॉर्म में ये एक कॉलम वेक्टर से लिखा जाएगा। कॉलम वेक्टर किसके इक्वल होगा? साई वेक्टर इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स साई 1, साई 2 एंड सो ऑन अप टू साई n। यानी कि इसके n डायमेंशंस है, तो ये कॉलम वेक्टर की फॉर्म में इसको एक्सपैंड किया गया है। अब यहाँ पर साइज क्या चीज़ है, साई आई क्या है? वो इसके कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स यानी कि बेसिस हैं। इसके बाद दूसरी नोटेशन की तरफ आते हैं। डिराक नोटेशन में पहली जो टाइप है नोटेशन की वो है कैट वेक्टर या कैट। दूसरी जो नोटेशन है वो है ब्रास, या इसको ब्रा का नाम दिया जाता है। सो ब्रा इज द नोटेशन यूज्ड फॉर अ वेक्टर साई, एन एलिमेंट ऑफ द n डायमेंशनल डुअल हिल्बर्ट स्पेस, दैट इज कॉल्ड ब्रा वेक्टर और ब्रा। तो दो तरह की यहाँ पर हिल्बर्ट स्पेस होगी, एक जो है ओरिजिनल हिल्बर्ट स्पेस है और एक उसकी डुअल हिल्बर्ट स्पेस होगी। तो ये बिल्कुल उसका प्रोजेक्शन होगी जो कि ओरिजिनल हिल्बर्ट स्पेस है। तो हर एक वेक्टर जो ओरिजिनल हिल्बर्ट स्पेस में एग्जिस्ट करता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक उसका डुअल वेक्टर होगा जिसको ब्रा या ब्रा वेक्टर का नाम दिया जाएगा। तो ब्रा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ब्रा को भी ऐसे ही एंगल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि
कैट को एक एंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन कैट और ब्रा में क्या डिफरेंस है, कैट के लिए हम ऐसा एंगल यूज करते हैं जो कि लेफ्ट साइड पे ओपन होता है, इसको लैंगल का नाम दिया जाता है। जो कैट था, कैट को अगर देखें तो वो राइट साइड पे ओपन होता था और उसको रैंगल का नाम दिया जाता था। तो ये एक ऐसा एंगल है जो लेफ्ट साइड पे ओपन होता है, तो इसको लेफ्ट एंगल यानी कि लैंगल का नाम दिया जाएगा। तो इसको इसी तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं, जैसे कि कैट को लिखा था तो साई कोई भी वेक्टर है दैट विल बी इक्वल टू साई आई कैट्स सॉरी ब्रास, और यहाँ पर जो आई की वैल्यू 1 से n तक होगी। अगेन यहाँ पर ब्रा क्या है, वो बेसिस है, लेकिन किस चीज़ की बेसिस है, ये डुअल हिल्बर्ट स्पेस की बेसिस होंगी। तो जैसे हमने कैट को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा था, इसी तरह से ब्रा को भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैट के लिए कॉलम वेक्टर यूज किया जाता है मैट्रिक्स फॉर्म में, यहाँ पर एक रो जो है मैट्रिक्स या रो वेक्टर यूज किया जाएगा। सो मैट्रिक्स फॉर्म में जो साई ब्रा है वो किसके को लाएगा, साई 1 स्टार, साई 2 स्टार एंड सो ऑन अप टू साई n स्टार। अब स्टार यहाँ पर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द कैट वेक्टर्स को शो कर रहे हैं। तो एक ब्रा से कैट या कैट से ब्रा बनाया जा सकता है। उसका मेथड क्या है कि अगर कैट से ब्रा वेक्टर बनाना है तो जो कैट वेक्टर है उसका सिंपली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जाएगा। और इसी तरह से अगर सिमिलरली अगर ब्रा वेक्टर से कैट वेक्टर में जाना है तो क्या करेंगे, ब्रा वेक्टर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैट वेक्टर। अब ब्रा और कैट वेक्टर में कॉरस्पॉन्डेंस देखते हैं क्या है। हिल्बर्ट स्पेस के अंदर अगर कोई भी वेक्टर कैट वेक्टर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ब्रा वेक्टर होगा और यूनिक ब्रा वेक्टर होगा जो कि एग्जिस्ट करेगा इट्स in its dual Hilbert space. So to every cat there corresponds a unique bra and vice versa. तो उसको इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में शो किया गया है कि अगर हमारे पास कोई भी एक कैट है साई, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और साई होगा जो कि ब्रा की फॉर्म में होगा। और अगर कोई स्टेट है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स, जैसे कि इस एक्सप्रेशन में शो किया गया है कि एक स्टेट है जो कि a इंटू साई कैट प्लस b इंटू फाई कैट, यानी कि ये लीनियर कम्बिनेशन है साई और फाई का, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एक जो है इसी तरह से ब्रा की लीनियर कम्बिनेशन होगी जो कि a स्टार साई ब्रा प्लस b स्टार फाई ब्रा। तो यहाँ पर a और b के ऊपर स्टेरिक इसलिए लिखा गया है कि ये a और b का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो अब देखते हैं व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ दीज वेक्टर्स ब्रा एंड कैट। तो स्केलर प्रोडक्ट को यूं डिफाइन किया जा सकता है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ ब्रा विद कैट दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, या इसके नाम से अगर देखें तो इसको ब्रा और कैट को मिला के ब्रैकेट का भी नाम दिया जाता है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखने का मेथड ये होगा कि लेफ्ट साइड पे एक एंगल होगा, दरमियान में फिर मॉडुलस होगा, फिर राइट साइड पे एक एंगल होगा, तो इसको स्केलर प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ यूँ होगा कि फाई और साई अगर दो वेक्टर्स हैं जिसमें से फाई डुअल हिल्बर्ट स्पेस में से है और साई हिल्बर्ट स्पेस में से है, तो फाई और साई का स्केलर प्रोडक्ट यूँ लिखा जाएगा कि फाई इन दी ब्रा फॉर्म और साई इन दी कैट फॉर्म लिखा जाएगा। तो ये स्केलर प्रोडक्ट बताता क्या है, ये एक प्रोजेक्शन बताता है, किसका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ द साई ऑन फाई। अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर साई है उसका प्रोजेक्शन डुअल वेक्टर स्पेस डुअल हिल्बर्ट स्पेस में लेना है किसी वेक्टर पर, तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा। उसके साथ साथ ये और क्या बताता है, और हमें ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बताता है कि अगर कोई भी स्टेट है साई, उसको आफ्टर मेजरमेंट स्टेट फाई में फाइंड अगर करें तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। सो इट आल्सो गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ फाइंडिंग स्टेट साई इन द स्टेट फाई आफ्टर मेजरमेंट। तो इसको वेव मैकेनिक्स में भी देखा जा सकता है, डिराक नोटेशन को वेव मैकेनिक्स के साथ रिलेट किया जा सकता है।
तो कैसे इसको रिलेट किया जाएगा कि फाई ब्रा एंड साई कैट विल बी इक्वल टू इंटेग्रल फाई स्टार एंड साई इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर जो ब्रा है उसको फाई स्टार के तौर पे लिखा गया है और जो साई कैट है उसको एज सच लिखा गया है, सिंपली साई लिखा गया है। तो स्केलर प्रोडक्ट का एक और भी नाम है, इसको इनर प्रोडक्ट का भी नाम दिया जाता है। तो स्केलर प्रोडक्ट को मैट्रिक्स फॉर्म में भी देखा जा सकता है। आप देखते हैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो अगेन अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर साई है जो कि हिल्बर्ट स्पेस में एग्जिस्ट करता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डुअल हिल्बर्ट स्पेस से वेक्टर फाई है, तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है कि फाई इंटू साई, यानी कि फाई ब्रा एंड साई कैट दैट विल बी इक्वल टू, अब फाई की मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पर वैल्यू पुट की गई है जो कि फाई 1 स्टार, फाई 2 स्टार एंड सो ऑन अप टू फाई एन स्टार, और साई कैट की भी मैट्रिक्स फॉर्म में ये वैल्यू लिखी गई है जो कि साई 1 साई 2 एंड सो ऑन अप टू साई एन। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पहले मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होंगे। मींस जो फाई 1 स्टार है वो साई 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फाई 2 स्टार साई 2 से मल्टीप्लाई होगा एंड सो ऑन, और लास्ट जो एलिमेंट आएगा वो फाई एन स्टार इंटू साई एन होगा। तो इसको इस तरह से एक समीशन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है जो कि इनकी मल्टीप्लिकेशन को ही डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर इंडेक्स आई 1 से लेके n तक होगा। सो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट इन बाय यूजिंग डिराक नोटेशन। अब स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट कॉमनली इन जनरल कॉमोटेटिव नहीं है। इट मीन्स के अगर फाई को ब्रा के तौर पे, साई को कैट के तौर पे यूज करें, दैट विल नॉट बी इक्वल टू साई ब्रा एंड फाई कैट। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ये इक्वल हो सकता है। अगर इनको रिलेट किया जाए आपस में तो इनको सिंपली इस तरह से तो रिलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रिलेट किया जा सकता है। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट फाई ब्रा साई कैट, अगर इनका आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो वो सिंपली साई ब्रा एंड फाई कैट के इक्वल आएगा। और अगर कोई ऐसी वेक्टर स्पेस है जिसमें ये ब्रा और कैट दोनों ही रियल हैं, तो उस सूरत में हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये डायरेक्टली इक्वल आ जाएंगे। इट मीन्स फॉर द रियल केस इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स केस, फाई ब्रा साई कैट विल बी इक्वल टू साई ब्रा एंड फाई कैट। और इसी तरह से एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फाई ब्रा है और जो साई है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है दो डिफरेंट स्टेट्स का, जिनमें एक स्टेट है साई 1 और दूसरी स्टेट है साई 2। तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द स्केल फॉर्म ऑफ स्केलर प्रोडक्ट? तो फाई जो है जो पहला लिखा हुआ A1 साई 1, इसके साथ भी स्केलर प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह से फाई ब्रा A2 साई 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन A1 जो है वो कैट में लिखा हुआ है, तो सिंपली A1 इस स्केलर प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगा, इसी तरह से A2 इस स्केलर प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी फाइनल फॉर्म क्या बन जाएगी। इसकी फाइनल फॉर्म बनेगी A1 फाई ब्रा साई 1 कैट प्लस A2 फाई ब्रा एंड साई 2 कैट। और इसी तरह से अनदर फॉर्म भी लिखी जा सकती है। अनदर फॉर्म क्या है? अनदर फॉर्म ये होगी कि अगर हमारे पास जो पहला ब्रा वेव फंक्शन है या ब्रा लिखा हुआ है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है दो डिफरेंट स्टेट्स का, जिसमें एक फाई 1 और दूसरी फाई 2 है, तो इसको भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहाँ पर कैट जो है ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैट फाई 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और कैट साई जो है फाई 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर A1 क्योंकि ब्रा के अंदर है, तो दैट्स वाई जब इसको स्केलर प्रोडक्ट से बाहर लिखा जाएगा तो इस पे स्टार यूज करेंगे, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यूज करेंगे। एंड सेम फॉर दी A2, उस पर भी स्टार यूज करेंगे। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की फाइनल फॉर्म क्या बन जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इट विल बी इक्वल टू A1 फाई 1 प्लस A2 फाई 2 ब्रा एंड फाई साई कैट, that will be equal to A1 star phi 1 bra psi cat plus A2 star phi 2 bra and psi cat.
अब किसी स्टेट वेक्टर का नॉर्म देखते हैं, नॉर्म क्या है। नॉर्म बेसिकली प्रोजेक्शन या यूं कह लें कि ये एम्पलीट्यूड बताता है। तो नॉर्म किसी भी स्टेट का हमेशा रियल होगा और पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव यहाँ इस इक्वेशन में शो किया गया है दैट साई ब्रा और साई कैट, अगर इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए दैट विल बी नॉर्म, और नॉर्म विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं कि ये इक्वल टू जीरो कब होगा और ग्रेटर देन जीरो या इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू कब होगी। अगर तो नल वेक्टर यूज किया जाए तो नल वेक्टर के केस में ये एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो होगा, अदरवाइज ये इक्वल टू जीरो कभी भी नहीं होगा। तो अगर नॉर्मलाइज्ड स्टेट वेक्टर हो, नॉर्मलाइज्ड स्टेट वेक्टर की डिटेल हम अगले लेक्चर में देखेंगे जिसमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मलाइज स्टेट वेक्टर के लिए जो नॉर्म है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होगी। अगर स्टेट नॉर्मलाइज्ड नहीं होगी तो ये ए मॉड स्क्वायर यानी कि किसी भी कांस्टेंट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज द नॉर्म ऑफ अ स्टेट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ डिराक नोटेशन। अब हिल्बर्ट स्पेस में एक इनइक्वालिटी देखते हैं, दैट इज श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अगर हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी दो स्टेट वेक्टर्स हों तो उनके लिए श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या होगी। श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी मैथमेटिकली यूं लिखी जाती है कि वो है स्केलर प्रोडक्ट फाई और साई का, उसका मॉड स्क्वायर लिया गया है, दैट विल बी लेस देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ फाई एंड नॉर्म ऑफ द साई। इसके मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग ये होंगे कि अगर हमने दो स्टेट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लिया और उसका मॉड स्क्वायर लें, that will always be less than or equal to scalar product of the first vector and scalar product of the second vector and their product। तो ये इनइक्वालिटी इक्वेशन में भी चेंज हो सकती है। इक्वेशन में ये चेंज कब होगी, अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, उस सूरत में यही इनइक्वालिटी चेंज होके इक्वेशन बन जाएगी। तो इसी तरह से अगली इनइक्वालिटी देखते हैं। तो नेक्स्ट इनइक्वालिटी है ट्राई एंगल इनइक्वालिटी। अब ट्राई एंगल इनइक्वालिटी भी दो स्टेट वेक्टर्स के लिए ही लिखी जाएगी। अगर हिल्बर्ट स्पेस में दो स्टेट वेक्टर्स हैं तो उसके लिए ट्राई एंगल इनइक्वालिटी कुछ यूं लिखी जा सकती है कि हमारे पास सम ऑफ टू स्टेट वेक्टर्स हैं, उनका सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट लिया गया है, मींस फाई प्लस साई, उसका स्केलर प्रोडक्ट फाई प्लस साई के साथ लिया गया है, और इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो दैट विल बी लेस देन आर इक्वल टू सम ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स। और इसी तरह से जैसे हमने श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी देखी, ये इनइक्वालिटी भी इक्वेशन में चेंज हो सकती है। इक्वेशन में चेंज होने की एक ही कंडीशन है कि ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो। अगर दोनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो गए तो ये इनइक्वालिटी इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड ट्राइएंगल इनइक्वालिटी। अब स्टेट की कुछ टाइप्स देखते हैं, जिसमें पहली टाइप है ऑर्थोगोनल और दूसरी टाइप होगी ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स। ऑर्थोगोनल स्टेट्स कब होंगी, अगर दो स्टेट्स हैं किसी हिल्बर्ट स्पेस के अंदर, उनका स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए और स्केलर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 बन जाए, तो उन स्टेट्स को नाम दिया जाएगा कि ये ऑर्थोगोनल स्टेट्स होगी। सो इसके लिए जो मैथमेटिकल कंडीशन है वो क्या है, देयर स्केलर प्रोडक्ट फाई ब्रा एंड साई कैट मस्ट बी इक्वल टू 0। और इसी तरह से दो स्टेट्स ऑर्थोनॉर्मल भी हो सकती है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब है कि स्टेट जो है ऑर्थोगोनल भी होनी चाहिए और नॉर्मलाइज्ड भी होनी चाहिए। तो दो स्टेट्स ऑर्थोगोनल कब होती हैं, वो तो हमने अभी ये कंडीशन देख ली है उनके ऑर्थोगोनल होने की। अब नॉर्मलाइज्ड कब होगी, अगर उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, वो इक्वल टू 1 आए, तो उसको नॉर्मलाइज्ड स्टेट का नाम दिया जाता है। तो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स होने की दो कंडीशंस हैं कि वो ऑर्थोगोनल होंगी, यानी कि उनका जो म्यूचुअल स्केलर प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 होगा, और वो स्टेट्स नॉर्मलाइज्ड होंगी, यानी कि जो उनका सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू 1 होगा। तो इसके लिए ये कंडीशन है पहली, जो कि ऑर्थोगोनल कंडीशन है। उसके साथ साथ जो दो स्टेट्स हैं उनको नॉर्मलाइज्ड होना भी ज़रूरी है, यानी कि पहली स्टेट का सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट भी 1 होना चाहिए और दूसरी स्टेट का
सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट भी इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस किसी दो स्टेट्स, हिल्बर्ट स्टेट की स्टेट्स के लिए सेटिस्फाई होंगी तो उन स्टेट्स को ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स का नाम दिया जाएगा। अब कुछ ऐसी स्टेट्स की बात करते हैं जो पॉसिबल नहीं है, फॉरबिडन है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक है फाइब्रा एंड दूसरी है साइब्रा या फाइकेट एंड साइकेट, जो कि दोनों सेम हिल्बर्ट स्पेस से लाई करती हैं। ठीक है, तो उस सूरत में इनका जो ये प्रोडक्ट होगा जो कि फाइकेट एंड साइकेट, या इवन अगर दोनों डुअल हिल्बर्ट स्पेस से लाई करती हैं, दोनों हिल्बर्ट स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं, उस सूरत में फाइब्रा एंड फाइकेट ये दोनों ही सूरतें पॉसिबल नहीं हैं। तो वो प्रोडक्ट पॉसिबल है या वो स्टेट्स पॉसिबल हैं जिनमें एक स्टेट हिल्बर्ट स्पेस में एग्जिस्ट करे और दूसरी स्टेट जो है वो डुअल हिल्बर्ट स्पेस में से होनी चाहिए। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो ना तो कभी कैट बनेगा और ना ही ब्रा बनेगा, दैट्स वाई ये स्टेट्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर साई और फाई दोनों डिफरेंट हिल्बर्ट स्पेस से, दोनों डिफरेंट हिल्बर्ट स्पेस में लाई करती हैं, यानी कि सेम हिल्बर्ट स्पेस में नहीं है, बेशक दोनों कैट हों या बेशक दोनों ब्रा हो, तो उनका टेंसर प्रोडक्ट पॉसिबल है। और टेंसर प्रोडक्ट यूं लिखा जाता है लाइक फाई जो है एक हिल्बर्ट स्पेस में एग्जिस्ट करती है और साई दूसरी हिल्बर्ट स्पेस में एग्जिस्ट करती है, तो उसको यूं लिखा जाएगा साई फाई कैट एंड साई कैट। और इसी तरह से अगर दोनों ही डुअल हिल्बर्ट स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं तो उनका जो टेंसर प्रोडक्ट है वो यूं लिखा जाएगा फाइब्रा एंड साइब्रा। लेकिन याद रखें, दोबारा ये मैं बता रहा हूं कि दोनों जो वेक्टर्स हैं अगर कैट की फॉर्म में हैं या ब्रा की फॉर्म में हैं, सेम हिल्बर्ट स्पेस से नहीं होने चाहिए, डिफरेंट हिल्बर्ट स्पेस से होने चाहिए। तो ऐसी स्टेट्स जो ऊपर लिखी गई हैं सेम हिल्बर्ट स्पेस में हो और दोनों ब्रा या कैट की फॉर्म में हो, वो स्टेट्स पॉसिबल नहीं हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स में लाजमी लिखें। इस लेक्चर को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सबको इन लेक्चर से ज़्यादा फ़ायदा हो सके।